Hello everyone, how are you all? I welcome you all back to your political science class. I am Soumya and I am your political science educator at Learn Karo class 11 and 12. Today we are going to start a new chapter of your political science book, which is chapter number 6, United Nations and its Organizations. इसको हम United Nations and its Organs भी बोलते हैं या फिर International Organizations भी इनको कहा जाता है। इसी चैप्टर से आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सो बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या रोल रहा, किसके बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई उसके बाद कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई थी, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में हम कुछ ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसनेशनल यानी कि अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज ऐसी जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को मोल्ड करने में, शेप देने में क्या क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर के साथ एडवांस करते जाएंगे आपको चैप्टर में और ज्यादा क्लैरिटी आने लगेगी। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो चुका होगा कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या और इनकी जरूरत क्या है। व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाई डू वी एक्चुअली नीड देम? The UN is generally regarded as the most important international organizations in today's world. अब एक जो बहुत मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? UN। ठीक है, यूएन सबसे ज्यादा एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। अब बात करेंगे कि हमें ये यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए ही क्यों। अब ऑर्गेनाइजेशंस का क्या मीनिंग होता है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब a group of various countries coming together to fulfill certain objectives। ठीक है, तो ऐसा ही एक ग्रुप क्या है? यूएन है। और ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। तो आप सोचोगे कि मैम इन ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प विद मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये बहुत हेल्प करती हैं एक दूसरे की, किस मामले में? वॉर एंड पीस के मामले में, और वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प कंट्री कोऑपरेट टू मेक बेटर लिविंग। जितनी भी कंट्री मेंबर्स होती हैं यूनाइटेड नेशंस की या फिर इन ऑर्गेनाइजेशंस की, ये क्या करती हैं? एक दूसरे की हेल्प करती हैं कि सभी कंट्रीज के मेंबर्स की एक बेटर लिविंग हो सके, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सभी मेंबर्स को मिल सके। सभी जितनी भी कंट्री मेंबर्स हैं उनके जो कंट्री मैन है, कंट्री वुमेन है, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड किया जा सके और बेटर लिविंग कंडीशंस क्रिएट की जा सके सभी लोगों के लिए। An international organization is not a super state with authority over its members। यानी कि ये अपने जो मेंबर्स हैं, कंट्री मेंबर्स हैं, उन पे हक नहीं जमाता, अथॉरिटी नहीं जमाता। It comes into being when states agree to its creation। यानी कि ये आप पे इम्पोज नहीं किया जाता, आप पे यानी कि किसी भी कंट्री पे कि वो इसके मेंबर बने, किसी पे ऐसा इम्पोजिशन नहीं किया जाता। जब कोई कंट्री विलिंगली यूएन की मेंबर बनना चाहती है तो वो इसकी मेंबर बन जाती है, या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। एक बार कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, एक बार किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन जब हो जाती है, इट कैन हेल्प मेंबर्स स्टेट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स पीसफुली। तब क्या होता है कि जो जितने भी स्टेट मेंबर्स हैं वो पीसफुली अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाते हैं। अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ये वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्फेयर पे वर्क करती हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, या फिर यहाँ पे सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दी हुई हैं, जैसे आईएमएफ, जैसे मैंने आपको बताया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ। तो ऐसे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि जिनकी जो कंट्री मेंबर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग मैटर्स पे कोऑपरेट करते हैं। नेशंस कैन रिकॉग्नाइज द नीड टू कोऑपरेट, यानी कि नेशंस को पता होता है कि हमें
कोऑपरेट करने की जरूरत है, बट कैन नॉट ऑलवेज अग्री ऑन हाउ बेस्ट टू डू सो। लेकिन एक जो प्रॉब्लम उनके सामने आती है कि उनको समझ नहीं आता कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें किन मैटर्स पे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कंट्रीज में कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से कभी कभी कंफ्लिक्टिंग आइडियाज भी वो प्रेजेंट करते हैं। हाउ टू शेयर द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेटिंग, यानी कि जब कोऑपरेशन वो एक दूसरे के साथ करेंगे, जब कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो बेयर कौन सी कंट्री करेगी। हाउ टू मेक श्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेशन आर जस्टली डिवाइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो उसका जो आउटपुट होना चाहिए, जो रिजल्ट होना चाहिए, वो सभी कंट्री मेंबर्स में इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कोऑपरेट, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किसमें मदद करती है कि कैसे आप एक दूसरे के साथ जितनी भी कंट्री मेंबर्स हैं वो किस मैनर में कोऑपरेट करेंगी। अब बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूएन, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली में इवॉल्व कैसे हुई, बनी कैसे। The First World War encouraged the world to invest in an international organization to deal with conflict. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तब ऐसी नीड फील हुई कि हाँ इन्वेस्ट करने की जरूरत है किसमें, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। Many believed that such an organization would help the world to avoid war. काफी लोगों को लगा कि अगर एक इस टाइप की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी तो इस टाइप की जो वॉर्स हैं वो शायद कम हो, क्योंकि कोऑपरेशन बढ़ जाएगा सभी कंट्री मेंबर्स का आपस में। एज अ रिजल्ट द लीग ऑफ नेशंस वाज बोर्न, और इसी आइडिया को रखते हुए क्या बोर्न हुई, लीग ऑफ नेशंस। ये नेम आपको याद रखना है, लीग ऑफ नेशंस बनाई गई, लीग ऑफ नेशंस का क्रिएशन हुआ। द यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, और इस लीग ऑफ नेशंस को बाद में फॉर्मलाइज करके एज अ सक्सेसर, इसका सक्सेसर यानी कि कैरी फॉरवर्ड जो लीग ऑफ नेशंस को करेगा वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, द यूएन। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945, 1945 में बनी थी, इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई उसके बाद इसका क्रिएशन कर दिया गया था। अब यूएन के ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें कि ये किस किस मैटर पे एक तरीके से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स इसमें हाईलाइटेड है कि किस किस मैटर को ये रिजॉल्व करेंगे, तो वो अब हम देख लेते हैं। द यूएन्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को होने से रोकती है, प्रिवेंट करती है। एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, और इसमें हेल्प करती है कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करें, एक साथ आपस में मिलजुल के रहें, एक दूसरे की हेल्प करें और एक साथ ग्रो कर सके। Social and economic issues are dealt with by many agencies including WHO and UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि अब इसमें और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि WHO हो गई जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ के बारे में देखती है। इसके बाद यूएनडीपी जो कि है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि ये इंश्योर करती है कि सभी मेंबर्स डेवलप होते रहे। साथ साथ वॉर एंड पीस एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेंबर स्टेट्स आर डिस्कस्ड। इसमें जितने भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। वॉर और पीस जैसे जो मैटर्स हैं उन पे डिस्कशन किया जाता है। कहाँ पे, जनरल असेंबली में, सिक्योरिटी काउंसिल की। अब बात करेंगे हाउ शुड न्यू सिक्योरिटी काउंसिल्स बी चोजन। अब तक तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ चुका होगा कि इसका जो मेंबर्स हैं वो चूज किस बेसिस पे किए जाते हैं, यानी कि क्राइटेरिया क्या है वो अब हम पढ़ेंगे। जब भी एक न्यू मेंबर चूज किया जाता है तो ये फॉलोइंग सजेशंस दिए जाते हैं कि उस मेंबर को किस किस क्राइटेरिया पे एक तरीके से जस्टिस देनी पड़ेगी या फिर किस किस क्राइटेरिया पे उसको फुलफिल करना पड़ेगा अपने आप को। सबसे पहले तो एक मेंबर कंट्री को एक मेजर इकोनॉमिक पावर होना जरूरी है, यानी कि जो भी मेंबर कंट्री बनेगी वो क्या होनी चाहिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अ मेजर मिलिट्री पावर, यानी कि मिलिट्रीली भी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अ सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन बजट, यानी कि टाइम टू टाइम रेगुलरली वो क्या करे, यूएन बजट में एक कंट्रीब्यूटर भी हो, यानी कि कुछ सम ऑफ मनी या अमाउंट ऑफ मनी कंट्रीब्यूट करे जो भी फिक्स्ड अमाउंट है। अ बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्या है कि एक बिग नेशन होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन भी वहां की काफी अच्छी खासी होनी चाहिए। A nation that respects democracy and human rights, इसके अलावा
एक जो भी मेंबर कंट्री है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स पे उसका फर्म बिलीफ होना चाहिए। अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी कंट्री को ही तो वो मेंबर बनाएंगे जो उनके काउंसिल को और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाए। तो एक रिप्रेजेंटेटिव कंट्री होनी चाहिए वो ऑफ द वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी, यानी कि ऐसे मेंबर होना चाहिए जो कि वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को वहां उस काउंसिल में रिप्रेजेंट कर सके, यानी कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। अब वो डाइवर्सिटी किस मामले में होनी चाहिए? ज्योग्राफिकल लोकेशन में, इकोनॉमी के मामले में और कल्चर के मामले में। इन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। The main privilege of the 5 permanent members are permanency and the veto power। अब आप पूछोगे कि ये परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के पावर में क्या कोई फर्क होता है? तो हाँ, फर्क होता है। वो क्या है कि जो मेन प्रिविलेज दिया जाता है परमानेंट मेंबर्स को, वो क्या है? सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक परमानेंट मेंबर बन गए हैं। दूसरी बात क्या है? उनको विटो पावर दी जाती है। विटो पावर यानी कि एक तरीके से उनको एक और ज्यादा मौका मिल जाता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, अपनी बात रखने का काउंसिल के अंदर। द नॉन परमानेंट मेंबर्स सर्व फॉर ओनली 2 years। अब जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनका तो टाइम स्पैन काफी ज्यादा होता है, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए बनाए जाते हैं एंड गिव अवे आफ्टर द पीरियड टू अ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। और उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें फिर से कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स चूज किए जाते हैं। The non-permanent members are elected in a manner so that they represent all continents of the world। यानी कि जितने भी जो non-permanent members हैं वो इस बेसिस पे चूज किए जाते हैं कि वो डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि इतना ज्यादा होमोजेनस वो अपने काउंसिल को नहीं बनाते, रादर वो कोशिश करते हैं कि उनका काउंसिल ज्यादा से ज्यादा, उसी के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन मिले सभी कॉन्टिनेंट्स को, पूरे वर्ल्ड की। And with this we come to an end of our today's session। I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करोगे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर आपको अकेले पढ़ने में बोरिंग या मोनोटोनस फील होता है, देन डोंट यू वरी, बिकॉज हमारे यहाँ हम आपको एक पीयर ग्रुप में एनरोल कर देंगे जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस का यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।